गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा था आपको रिफ्लेक्शन तक बात हो गई थी, है ना। सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर, जो आपको डाउट हुआ है, जिसमें भी आपको डाउट हुआ है उसका आंसर, उसके बाद फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेगुलर और इरेगुलर की बात करते हैं। ओके, ठीक है, गुड। रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर को हिंदी में मैंने बताया था कि इसको कहा जाता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन इसको कहा जाता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ध्यान समझिए। परावर्तन सब अनियमित परावर्तन है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को कहा जाता है नियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कहा जाता है अनियमित परावर्तन, है ना। इसमें बार बार परावर्तन आ रहा है। परावर्तन मैंने बताया था आपको कि परावर्तन पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें जो इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण कौन सी है ना। और नॉर्मल पहचानना आना चाहिए, नॉर्मल मतलब अभिलंब। तीसरा चीज़ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जब दो चीज़ आप पहचान लेंगे, इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण और अभिलंब नॉर्मल, दो चीज़ अगर आप पहचान लेंगे तो समझ लीजिए तीसरी चीज़ आप पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको इतना चीज़ें आती हैं तो हम आगे शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर। मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन आपको दो तल पे पढ़ना है, एक समतल पे, एक वक्र पे। परावर्तन आपको किस पे पढ़ना है? परावर्तन दो चीज़ों पे पढ़ना है। परावर्तन दो चीज़ों पे पढ़ना है। किस पे? एक तो समतल पर, समतल, और दूसरा वक्र पे। समतल मतलब प्लेन पे, वक्र मतलब कर्व पे। ओके, इतना चीज पढ़ना है तो ध्यान समझिए। सबसे पहले प्लेन और उसके बाद कर्व। प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था, कर्व के बारे में मैंने बताया था, ये सब आपको पता होगा, है ना। पीछे की क्लास लगातार रिवाइज करते रहिए। पीछे की क्लास जितना आप रिवाइज करिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। पीछे क्लास से नोट बनाइए, है ना। क्लास देखिए, उसके बाद उसी से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। मल्टीपल टाइम का मतलब हो गया कि मॉर्निंग में आपने उठे, फिर उसके बाद रिवाइज कर लीजिए एक बार। जो नहीं समझ में आया वो हमको मैसेज करिए कि सर ये नहीं समझ में आया, हम उस पर फिर से वीडियो बना के दे देंगे। या तो अगर वीडियो बनाना होगा तो वीडियो बना देंगे, अगर ऐसे समझने वाले होगा तो मैं आपको वॉइस के माध्यम से समझा दूंगा, वॉइस मैसेज करें, है ना। लेकिन रिवाइज करिए, जितनी बार रिवाइज करिएगा उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी, है ना। और वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। कम से कम एक वीडियो का कितने बार? 2 बार। ऐसा नहीं कि एक अभी देख रहे थे उसके बाद तुरंत फिर देखना शुरू कर दीजिए। एक बार पहले वीडियो देखिए, नोट बनाइए, उसके साथ वीडियो देखते देखते नोट बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद जहाँ पे नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, उसको वीडियो देखिए, फिर क्लियर करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे बात करिए, हमसे मतलब मैसेज करिए, फिर मैं बताऊँगा आपको, है ना। कि आप बताइए कि हमको ये नहीं समझ में आया, तो मैं नया वीडियो बना दूँगा। मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स को जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहिए, है ना। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहिए। फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। सबसे आसान सब्जेक्ट्स में से एक हो जाएगी फिजिक्स आपकी, है ना। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहिए। जितनी बार मैं कह रहा हूँ कि देखने के लिए वीडियो, उतनी बार वीडियो देखिए। जहाँ क्वेश्चन, फिर बुक्स पढ़िए। उसके बाद फिर किसी लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे लाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो उसका स्क्रीन जो है फोटो खींचिए, हमको भेजिए कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या मामला इसका, है ना। तो सब कुछ पूछिए, लगातार एक्टिव रहिए, है ना। फिजिक्स में आपको बहुत बेहतर पढ़ा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। और फिजिक्स में कोई चीज़ याद नहीं करना है, कोई भी चीज़। देयर इज नथिंग विच टू बी लर्न इन फिजिक्स, राइट। फिजिक्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आपको याद करना है। फिजिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन
कॉन्सेप्ट, है ना। फिजिक्स जो है टोटल पूरा वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, थ्योरी भी आएगा, जितना भी चीज़ है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे डिपेंड है। और फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है इसको लर्न नहीं करना, आपके चारों तरफ जितने फिनोमिना होते हैं ना, जितनी घटनाएँ होती हैं वही फिजिक्स रिलेट करती हैं। जितनी भी चीज़ें आपके चारों तरफ होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं मैं मार्कर से लिखता हूँ, मार्कर में एक जो है आपका एक वहाँ पे सोकर है ना, सोखता जिसको बोलते हैं, वो लगा है यहाँ पे। उसके बाद उसके थ्रू ये निब से लगातार क्या निकलती है, स्याही निकला करती है। ये भी फिजिक्स का फिनोमिना है, ठीक है ना। कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि दिया जलता है आपके घर में ना, तेल नीचे होता है, दिया ऊपर जला देते हैं ना, तो वो भी रस जो है रिस के ऊपर की तरफ आता है। आपने फ्रूटी पिया है ना, उसमें एक्स्ट्रा डाल के, एक्स्ट्रा से पानी कैसे ऊपर आता है। जितना भी चीज़ है वो फिजिक्स का इंसिडेंस है। इतना इंटरेस्टेड हो जाएगी फिजिक्स आपके लिए, इतना इंटरेस्टेड हो जाएगी कि आप इतना इंटरेस्टेड हो जाएंगे फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ओके, टेंशन नहीं लेना फिजिक्स में, फिजिक्स की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके, बस जितना बता रहा हूँ उतना करते रहिए, ध्यान समझिए। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन की बात हो रही है रेगुलर, तो इसका मतलब किस में होगा, रेगुलर प्लेन में होगा। तो मैं खींच करता हूँ, क्या ये हो गया आपका रेगुलर, ये हो गया आपका प्लेन मिरर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब इरेगुलर में समतल नहीं लिया हमने, हमारा प्रोग्राम में ऐसे ले लिया, कर्व एक ऐसे ले लिया है, समतल नहीं लिया, समतल ना हो बस, समतल नहीं लिया हमने, ऐसे ले लिया। इसको हमने मिरर बना दिया, जब इनको हमने इसको एक तरफ पेंट कर दिया, ये आपका कांच था, हमने एक तरफ पेंट कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया मिरर। ओके, ध्यान समझिए। जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना फिजिक्स में, तो किसी ना किसी का कंडीशन को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जब फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट को, सॉरी, किसी ना किसी जो है क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, दोनों जगह सेम बात करते हैं। ये यहाँ एक रे आई, दूसरी रे ऐसे आई। क्लियर? पैरेलल है दोनों, ये दोनों इंसिडेंसेस को मैं I1 से लिख दिया, इसको I2 लिख दिया, I फॉर इंसिडेंस। ठीक है, ये दोनों इंसिडेंस है। यहाँ भी मैंने सेम ही काम कर दिया, यहाँ भी मैंने सेम ही काम कर दिया। ये एरो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ओके, दिस इज एरो यहाँ पे बना देंगे, ओके। और दूसरा वाला हम क्या कर दिया, ये पैरेलल है दोनों, ध्यान समझिएगा, पैरेलल है, ओके, पैरेलल है। क्लियर? दिस इज I1 एंड दिस इज I2, दूसरे फिगर में हमने यहाँ से बीच से लाइन खींच दिया। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जिस पॉइंट पे टकराएगी वहीं पे हमने बताया था कि नॉर्मल ड्रा करना है। इसी पॉइंट पे जहाँ पे टकराती वहीं पे एक नॉर्मल ड्रा होता है, ऐसे आप खींचते छोटा सा नॉर्मल, है ना, छोटा सा नॉर्मल अवलंब खींचिए ऐसे छोटा सा, है ना। जहाँ पे याद करिए आप, हमने बताया था ना आपको कि हमने बताया था ना आपको, याद करिए, ये यहाँ पे टकराई, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल खींचा, फिर इधर चली गई, है ना, बताया था ना आपको, याद है नहीं याद है? प्रकाश के परिवर्तन डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ हमने बताया था ना आपको कि ये सबसे पहले प्रकाश का जो है तल होगा, समतल तल, मिरर होगा, है ना, ये इंसिडेंस रे नॉर्मल, उसके बाद रिफ्लेक्शन। तो आपका ये रिफ्लेक्शन होके इधर जाएगा या यहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमेशा डिपेंड करता है इस एंगल पे। क्लियर? इस एंगल पे डिपेंड करे, जितना एंगल यहाँ होगा, आप अगर आप पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये यहीं से जाएगा, आप हम तो यहाँ से भी कह सकते हैं, ऐसे चला जाएगा, है ना। आप सोचते होंगे कि हमको कैसे पता कि यहाँ से जाएगा, नहीं बेटा, क्या होता है कि क्या सबसे पहले इसको हमने इंसिडेंस किया, फिर इसका एंगल मेजर करते हैं, है ना। अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे, जब जो है इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, इसका फोटो बनाने जाएंगे, इसका चित्र बनाने जाएंगे, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतने एंगल खींच के यहाँ पे फिर ये वाली रे निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर? समझिए क्या कर दिया हमने जी, यहाँ पे ये हमने नॉर्मल n1 कर दिया, इसको क्या कर दिया n1 मतलब n फॉर नॉर्मल, और 1 मतलब पहली वाली लाइन के लिए, n फॉर नॉर्मल और 1 फॉर पहली लाइन के लिए। ठीक, ध्यान समझिए। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, हमने इसको क्या कह दिया, I1 कह दिया। कोई समस्या नहीं, समस्या है ना। अगर I1 ये है तो उतने एंगल से, जितने से इधर आई है उतने भी ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। अगर ये I1 है तो ये क्या हो गया, R1 हो गया। कोई समस्या नहीं। अब देखिए,
यहाँ पे हमने दूसरा नॉर्मल खींच लिया, इसको हमने नाम दे दिया N2। क्या नाम दे दिया? N2, है ना। जितना एंगल ये था उतने एंगल यहाँ से होकर निकल गया, उतने एंगल यहाँ से होकर निकल गया। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात? वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये रेगुलर प्लेन होगा ना, रेगुलर मतलब प्लेन मिरर होगा, एक प्रकार से प्लेन मिरर होगा, तो ये जो इंसिडेंस रे आएगी पैरेलल है, सारी रेज क्या है? इंसिडेंट पैरेलल, सारी रेज क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगे तो ये भी तो समांतर होके जा रही है। तीसरी वाले में पूछ रहा हूँ मैंने, ऐसे कीजिए। तो ये रेगुलर था, इसलिए क्या हो गया, इसकी ये तीनों इधर थे और ये तीनों आपस में समांतर। ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों इधर इंसिडेंस रे आपस में समांतर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में समांतर। जितनी डिस्टेंस इनकी यहाँ से होगी उतनी ही डिस्टेंस इनकी यहाँ होगी, जितनी डिस्टेंस इनकी यहाँ होगी उतनी ही डिस्टेंस इनकी यहाँ होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम क्या नहीं, हमको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए फिर ध्यान से समझिएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको, है ना? अभी हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? चलिए, ये इंसिडेंस रे हो गया आपका, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। जहाँ पे इंसिडेंस रे होगा वहाँ पे नॉर्मल होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि बिना नॉर्मल के आप एंगल मेजर नहीं कर सकते, बिना नॉर्मल के आप इंसिडेंस एंगल मेजर नहीं कर सकते। जब नॉर्मल होगा तभी आप इंसिडेंस एंगल मेजर करेंगे, और जब इंसिडेंस एंगल मेजर हो जाएगा तभी आपको पता चलेगी कि रिफ्लेक्टेड रे कितना मुड़ के जाएगी। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले इंसिडेंस रे, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है? फिर वहाँ से हम इंसिडेंस एंगल मेजर करेंगे। सबसे पहले इंसिडेंस से, फिर से समझ लो थोड़ा सा, ये प्लेन हो गया, सबसे पहले इंसिडेंस रे होगा, उसके बाद यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसके बाद ये एंगल मेजर करेंगे। जब हमको पता चलेगा ये कितना एंगल है तो उसी एंगल के बराबर इधर एंगल खींच देंगे, यही क्या हो जाएगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले रिफ्लेक्शन में क्या है, सबसे पहले आया इंसिडेंस रे। दूसरे नंबर पे क्या आया? दूसरे नंबर पे क्या आया बेटा? नॉर्मल आया। तीसरे नंबर पे क्या आया? तीसरे नंबर पे आया इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण आया। मैं हिंदी में बता देता हूँ। इंसिडेंस रे को बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर सबसे पहली बात तो आपके पास लाइट होनी चाहिए, टार्च होनी चाहिए ना, तभी तो आप इंसिडेंस रे करेंगे, मतलब रे को किस पे डालेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? यहाँ का कोण होना चाहिए। ठीक है बेटा? वेरी गुड, क्लियर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस तरफ यहाँ पे इंसिडेंस जो है एंगल आ गई, सॉरी इंसिडेंस रे आ गई, तो हम नॉर्मल यहाँ क्या करेंगे? इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। क्लियर? अब आई है, ये क्या बेटा? ये आई हो गया। आपने बताया कि जितने एंगल से ये आया था उतने एंगल से यहाँ से उतने एंगल मिला के ये वापस ऐसे चला जाएगा। ज्यादा हो गया हमको लगता है ना? ऐसे चला जाएगा। तो ये हो गया I1 था, ये मेरा क्या हो गया? R1 हो गया, है ना? ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर ऐसे होगा क्या? परपेंडिकुलर कैसे होगा बेटा? ऐसे होगा। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब होता है, ठीक है ना? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। समतल प्लेन होगा तो परपेंडिकुलर मतलब लंब की भी कंडीशन क्या होगी? ये हमेशा क्या होगा? समांतर होगा एक दूसरे के क्या हो रहा है? समांतर हो रहा है। लेकिन यहाँ ये रेगुलर प्लेन नहीं था, इरेगुलर प्लेन है, इसलिए यहाँ जरूरी भी नहीं है कि इनके जो आपने अभिलंब खींचे हैं वो समांतर ही हों। क्या ये समांतर है? क्या नहीं है ना? ये समांतर है दोनों? नहीं है। इसकी देखो लगातार लंबाई बढ़ती जा रही है, फिर घटती जा रही है, इसका मतलब ये समांतर नहीं है। क्लियर? अब देखो ये ऐसे आए, फिर ये कैसे चले गए? ऐसे चले गए। समझिएगा ध्यान से, है ना? खाली समझना है। ये कैसे चले गए बेटा? ऐसे चले गए। क्लियर? तीसरा वाला मैंने यहाँ ड्रा किया था, पूछ लो ऐसे समांतर। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंसिडेंस होगा ये हमेशा समांतर होगा, हमेशा ये समांतर होगा, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, क्या कर दिया बेटा? नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। ओके, फिर ये कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। आप देखिए रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान समझिएगा। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। इसको आगे का बढ़ा दें, इसे आपका मन कर रहा आगे बढ़ा लीजिए। ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3। आप देखिए, ध्यान समझिए। क्या आपको लगता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी भी रेज हैं, जितनी भी किरणें हैं, वो क्या समांतर जा रही है? परावर्तित किरण समांतर जा रही है क्या? नहीं जा रही है। किस लिए नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ जो किस लिए नहीं जा रही है? क्योंकि ये जो तल है वो समतल नहीं है, ठीक है ना? जब तल समतल नहीं होगा बेटा तो क्या होगा कि ये
जितने नॉर्मल होंगे वो एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। जब जो है नॉर्मल एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के समांतर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिफ्लेक्शन जब किसी समतल प्लेन से होता है रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या होता है इंसिडेंस रे अगर पैरेलल आए तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल निकले किसी समतल। ये कब होता है? हमेशा समतल पे ही होगा बेटा। कर्व होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, कर्व पे क्या होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। प्लेन पे क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा ये बात। प्लेन पे क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और कर्व पे क्या होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? गुड। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जितनी रेज आएंगी अगर ये समांतर आ रही है तो पक्का ये श्योर है कि ये सब समांतर ही आएंगे, इधर से भी समांतर आएंगे इधर से भी समांतर चली जाएंगे। लेकिन अगर अनियमित परावर्तन हो रहा, अनियमित का मतलब क्या हो? अनियमित का मतलब हो जो नियमित ना हो, है ना, जो नियमित ना हो। ये तो नियमित आ रही है लेकिन क्या ये नियमित जा रही है? क्या नहीं जा रही है ना, ये तो एक कहीं इधर जा रही कहीं उधर जा रही कहीं इधर जा रही ना, समझ लो। तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं इसको अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या किसमें क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन बेटा हमेशा किसमें होता है? अनियमित परावर्तन हमेशा कर्व में होता है। कर्व मतलब वक्र की तरह कोई भी चीज होगा तो उसमें क्या होगा अनियमित परावर्तन ही होगा। ओके, समझ में आया इतनी बात है? ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इरेज करते बेटा इसको, है ना, आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा ना तो फिर बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। फिजिक्स में आपको एकदम समझा के छोड़ूंगा, रटा के नहीं। फिजिक्स रटी नहीं जाती, इसको समझा के छोड़ूंगा, है ना। बस खाली मेरे साथ आप कोऑपरेट करिए। दूसरा चीज़ बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना टर्म मैं इंग्लिश में बोलता हूँ ना, टर्म, मैं सारी चीज़ें तो इंग्लिश में नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन टर्म जितना है ना, जो छोटे छोटे टर्म यूज़ किए जाते हैं, जो फिजिक्स के टर्म है ना, उसको आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए। वो पढ़िएगा तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मुझे समझाने में भी बेहतर होगा, है ना। इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आगे बेटा कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं है। जब आप कम से कम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में जाने रहोगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी, है ना। क्योंकि कक्षा 12 आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 के बाद आपको टोटली इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है। देयर इज नो हिंदी मीडियम, राइट, इन साइंस स्ट्रीम। इफ़ यू आर गोइंग टू appear in BSc, right, if you are going to pursue your BSc, then you have to be totally English medium student, not Hindi medium, right। आपको ये सोचना है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को परिवर्तित करिए, थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, किसमें? इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। ज़्यादा तो मैं इंग्लिश में बताता नहीं हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताता हूँ। जितना चीज़ें बताता हूँ उतना आप इंग्लिश में ज़रूर याद करिए। उसको क्या करिए 3-4 बार रिवाइज करिए। जैसे हमने कहा प्रकाश का परावर्तन को क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप भी अपने दिमाग में यही कहिए कि प्रकाश का परावर्तन थोड़े थोड़े दिन बाद भूल जाइए, आप खाली क्या याद रखिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा, है ना। ठीक है, हालांकि मैं बाइलिंगुअल बताता हूँ आपको, हर हेडिंग हिंदी और इंग्लिश में जरूर बताता हूँ। और आपको क्या करना है, उस हेडिंग को हिंदी में कुछ दिन बाद तो चाहे ना याद रखिए लेकिन इंग्लिश में जरूर याद रखना है उसको। ओके, ठीक है, गुड। अगला बेटा हमको क्या पढ़ना? अगला हमको पढ़ना है फोकस के बारे में। क्या पढ़ना है? फोकस। ध्यान से समझिए। अच्छा, फोकस से पहले हम जो है, फोकस पढ़ने से पहले नहीं फोकस ही पढ़ लेते हैं। फोकस व्हाट इज फोकस इन मिरर? फोकस क्या है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 मिरर मैं आपके सामने बताता हूँ। कौन कौन से 2 मिरर बताए थे? मेरे साथ नाम लीजिए, अपने दिमाग अपने मन में याद करिए। मैंने कितने मिरर बताए थे आपको? मैंने बताया था कि एक होता है सिंपल मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा आपका होता है कर्व मिरर। कर्व मिरर फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। एक समतल दर्पण हो गया, फिर दूसरा गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। याद करिए, याद है ना। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते थे और उत्तल दर्पण को क्या बोलते थे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, हाँ याद है आपको, गुड। ऐसे याद करते रहिए, ऐसे याद करते रहिए। अगर आपको फिजिक्स ये समझ में आ गई, समझ लो आपको पूरी साइंस समझ में आनी इंटरमीडिएट तक, है ना। क्लियर?
और यहाँ से जितना समझ में आएगा समझिए न्यूमेरिकल आपका इतना क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ से एक एक चीज़ याद रख के चलिए, हर एक चीज़ दिमाग में रख के चलिए, ठीक है ना। इतनी बार इसको रिवाइज करिए कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में ही आ जाए, है ना। ओके, देखिए मैं 2 मिरर खींचता हूँ। ये क्या खींचता हूँ बेटा, कौन सा मिरर है बताओ ये, और ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है बताओ ये, और ये वाला कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ मिरर है, ये मिरर है क्या, अभी तो कोई मिरर ही नहीं है। जब हमने इसको पेंट किया तब ये मिरर हुआ, है ना। जब इसको हमने पेंट किया तब ये मिरर हुआ, ठीक बेटा। जब तक अभी तो ये ग्लास था, ग्लास का मतलब कांच था, है ना। अभी तो कांच है, ये कांच है ना। ये जब इसको एक तरफ से पेंट करेंगे तभी तो मिरर बनेगा। दर्पण देखा है ना आपने, घर में शीशा लगा होता है तो पीछे तरफ से पेंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। किस लिए पेंट होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, है ना। अगर पीछे पेंट नहीं करेंगे तो एक दूसरे आर पार दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, उसी से क्या होगा, प्रकाश का आवर्तन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ हमने पेंट कर दिया इसे, यहाँ हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बताओ इसमें जो है पोल कहाँ पे होगा, ध्रुव कहाँ होगा, बताइए। सबसे पहली चीज़ क्या, अगर कहीं आपको गोलीय दर्पण मिलता है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ढूंढी जाती है, सबसे पहले क्या नोटिस किया जाता है, सबसे पहले नोटिस किया जाता है बेटा उसका ध्रुव। और ध्रुव कहाँ पे होगा, मैंने बताया कि इनका जो मध्य बिंदु होता है, इन ऑपरेटर्स का जो मध्य बिंदु होता है उसे वो क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। पी फॉर पोल लिख दिया हमने, क्लियर। यहाँ देखिए ये इतना बड़ा है, इसका कहीं ना कहीं यहाँ मध्य बिंदु होगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया बेटा, पोल लिख दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरी चीज बेटा क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, हमने बताया था ना गोलीय दर्पण में दूसरी चीज क्या देखने जाते हैं, दूसरी चीज देखने जाते हैं वक्रता केंद्र कहाँ है। क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखने के लिए सबसे पहले इसको अपने दिमाग में गोला बनाते हैं कि गोला कहाँ रहा होगा। बना लीजिए अपने दिमाग में, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे। तो आपको ये समझ में आ गया ये इधर गोला है, फिर इसको भी बना लीजिए, इसको भी ऐसे बना लीजिए, ऐसे 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 कंप्लीट कर लीजिए, स्फीयर को कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट कर लिए, है ना। तो इसका कहीं ये सेंटर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ होगा सेंटर ना, बस सेंटर निकाल दीजिए। आपको केवल एक काम, इस गोला बनाने का मतलब केवल एक था कि इसका सेंटर पता करो, मिटा दीजिए इसका कोई काम नहीं है, मिटा दिया। यहाँ भी इसका कहीं ना कहीं सेंटर कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा। ओके, मिटा दिया। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी पता चल सकता है इसका सेंटर यहाँ होगा। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये, है ना, केवल आपको समझाने के लिए, जिससे आपको फिजिक्स बहुत आसान हो जाए, आपको इंटरेस्ट आ जाए फिजिक्स में, है ना। इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करता हूँ बातों को। अब तीसरा चीज बेटा हमने कहा, सबसे पहले आपने पी देख लिया, दूसरा चीज आपने सी देख लिया। सी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी बोलो या ओ बोलो, पी सी। सबसे पहले किसको देखा आपने, पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, है ना। पी फॉर प्रियंका, सी फॉर चोपड़ा, मतलब पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सबसे पहले आपने किसको देखा, पीसी को देखा। तीसरा चीज बेटा हमने क्या कहा, इनको मिला दीजिए। आप यहाँ से क्या कर दीजिए, इनको ऐसे 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 मिला दीजिए। हमने भी इनको ऐसे 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 मिला दिया, आपने कह दिया, फिर हमने मिला दिया, ठीक है। अब इस लाइन को क्या कहेंगे बेटा, पीसी को मिलाइए। पीसी मतलब क्या बताया हमने, पीसी, हाँ वेरी गुड, पीसी मतलब पीसी को मिला दीजिए। अच्छा, पीसी को मिलाइएगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे मुख्य। अच्छा, अब पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा ही मत याद करिए, तो मैं आपको बस ऐसे खाली थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए बता दिया। बाकी पी मतलब पोल, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं तो पीसी मतलब कोई पूछे कि आप बताइए कि जो है स्फेरिकल मिरर में पीसी क्या होता है, तो आप बताइए प्रियंका चोपड़ा। नहीं बेटा, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। ये भी क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है। मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, आपको याद ही हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। इतना बार मैं बोलूँगा, इतनी टाइम इसको बोलूँगा, इतनी टाइम इसको लिखूँगा कि आपको याद ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि याद नहीं करना है, ओके बेटा। ग्रेट, अब समझो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। कल की बातें कुछ याद करो, प्रीवियस क्लास की बातें कुछ याद करो। रिवाइज तो किया ही नहीं होगा तो याद क्या करना है ना। जब याद तो तब आएगा जब रिवाइज किया होगा आपने। किया कि रिवाइज, क्या नहीं किया रिवाइज, हम जानते हैं रिवाइज नहीं किया आपने।
बढ़िया, अच्छे से संडे मनाया, सैटरडे मनाया। आपने कहा लॉकडाउन था। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में लॉकडाउन है, पढ़ाई में लॉकडाउन नहीं बेटा, पढ़ते रहिए, है ना। देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन का करिए। पैरेलल लाइन मतलब यही है आपका प्रकाश की किरण। अच्छा, पैरेलल जो है लाइट रे जो है हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जो है रे हमेशा जो टार्च मारी जाती है हमेशा किधर, लेफ्ट साइड से मारी जाती है। इंसिडेंस रे हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ओके, वो सब बातें हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी मुझे याद रखिए आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक बेटा, ओके। यहाँ भी हमने कर दिया, क्या कर दिया, कर दिया। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा बार बार कि हम इसको पैरेलल ही क्यों खींचते हैं, क्यों खींचते हैं भाई। हमारा मन कर रहा है ऐसे खींचते हैं, हमारा मन कर रहा है ऐसे, हमारा मन कर रहा है ऐसे खींचते नहीं, लेकिन हम क्या खींचते हैं, पैरेलल खींचते हैं। ठीक है ना। पता है पैरेलल क्यों खींचते हैं? पैरेलल इसलिए खींचते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स में सबसे आसान कंडीशन है। फिजिक्स में हम सारी कंडीशन बताएंगे, जितनी कंडीशन आपके दिमाग में आ रही है ना, वो सारी कंडीशन बताएंगे कि हम ऐसे खींच दीजिए क्या होगा, वैसे खींच दीजिए तो क्या होगा, है ना। लेकिन हम ये जो आपका समांतर वाली है ना, वो सबसे आसान कंडीशन है। आसान से मैं सिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। अगर एक आपको ये वाली कंडीशन बताना लगूंगा ना, तो आप फिजिक्स छोड़ के भाग जाइएगा ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान से शुरू करते हैं, जिससे आपको समझ में आए सारी चीजें, है ना। ओके, गुड। देखिए ये इंसिडेंस रे हो गया, ये इंसिडेंस रे हो गया। ठीक, एक चीज समझो, हमने कहा जहां पे इंसिडेंस रे होगा, जहां पे इंसिडेंस रे होगा वहां पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले चीज इंसिडेंस रे होगा, उसी के साथ तुरंत जैसे उसका जो है वो किसी मिरर पे टकराएगी तो वहां दूसरा चीज क्या आ जाएगा, दूसरा चीज आएगा नॉर्मल, दूसरा चीज क्या होगा, अभिलंब। क्या होगा बेटा, अभिलंब। अब एक चीज समझो, ध्यान से समझो कि अभिलंब कैसे खींचेगी। यहाँ पे ध्यान समझिए मेरे बात, ये मिरर था, मैंने ऐसे बनाया था ना, तो हमने कहा कि ऐसे आई किरण, ऐसे आई, ऐसे किरण आई, तो आप यहाँ तुरंत अपने मन से यहाँ खींच दिया, तुरंत खींच दिया। यहाँ टकराई हमने कहा यहाँ टकराई, आपने तुरंत ऐसे खींच दिया ना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे मेरा मन करा ऐसे खींच दिया ना, ऐसे नहीं खींच सकते। यहाँ पे क्यों नहीं खींच सकते, किसी को पता है क्यों नहीं खींच सकते? पता किसी को? सोचो। अच्छा, यहाँ हम ऐसे तुरंत खींच सकते हैं, यहाँ ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुरंत नहीं खींच सकते। नॉर्मल के लिए जैसे यहाँ टकराई, इस पॉइंट पे टकराई तो आपका दिमाग आया तुरंत यहाँ खींच दिया। इस पॉइंट पे टकराई, यहाँ पे आपने 90 तुरंत बना दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना, पता है क्यों? सोचिएगा। चलिए अच्छा बता देते, नहीं तो पूरा दिन सोचते रहिएगा। देखो ना क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे कोई एक ऐसी रेखा खींचिए जो मतलब इस सर्कमफेरेंस पे एक ऐसी रेखा, चल यहाँ बता देता हूँ, यहाँ ज़्यादा ये गोला है, क्या है, गोला है, सर्कल के, सर्कल आपने पढ़ा इसलिए सर्कल के पीछे ये सर्कल है, वृत्त है, हमने कहा ये केंद्र है। हमने कहा कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कौन सी ऐसी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? आप कहेंगे ये नहीं, हम कहेंगे ये नहीं है भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। आप कहेंगे ये, आप कहेंगे कैसे खींच दो, हम कहेंगे ये भी। आप कहेंगे अच्छा रुको, आप कहेंगे ये ऐसे करो, ऐसे खींचो, ये परपेंडिकुलर होगी, हम कहेंगे नहीं परपेंडिकुलर नहीं। बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर किसी भी सर्कल पे, किसी भी वृत्त पे परपेंडिकुलर वही लाइन होती है जो कहां से आए, सीधे त्रिज्या से आए। त्रिज्या से अगर परिधि पे कोई लाइन खींची जाती है तो उस पॉइंट को हमेशा लंब होती है, उस पॉइंट पे हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये आप पढ़िएगा कहाँ पे, कक्षा 10 की गणित में पढ़िएगा, ठीक है। थ्योरम आएगी, प्रमेय आएगी वृत्त, जब आप पढ़ने जाइएगा तो प्रमेय आएगी। फिर भी मैं पहले से बता देता हूँ क्या होता है कि अगर हमको किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में, किसी भी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस मतलब परिधि पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसका मतलब वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन होगी सर्कल से, सेंटर से आने वाली लाइन। कहाँ से आने वाली लाइन होगी, सेंटर से आने वाली लाइन। तो क्या बताओ, ध्यान से समझो, क्या ये लंब हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? क्योंकि ये ऐसे खींचेंगे आगे आ जाए, सेंटर यहाँ है क्या, नहीं है ना, इसीलिए बेटा ये ऐसा नहीं खींच सकते। कैसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे बताओ। हमेशा हम क्या करेंगे,
अपने दिमाग में। हालांकि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में ऐसा लिखना नहीं तो आप सबके लाइन ही खींचते चलिए, लाइन खींचते चलिएगा ना तो इतनी लाइन हो जाएंगी कि फिजिक्स का फिगर ही नहीं बनेगा, है ना। लेकिन अभी जब आप शुरू कर रहे हैं फिजिक्स को, तो जितना मैं समझा रहा हूँ वहाँ अपने दिमाग में तुरंत लाइन खींचेंगे, हाँ अच्छा यहाँ से लाइन जा सकती है, यहाँ पे ध्यान समझो। क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अपने दिमाग में ये डॉटेड जो हम बनाते हैं लाइन, डॉटेड लाइन जो बनाते हैं ना, वो उसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कैसा होगा, है ना, डॉटेड लाइन जो बनाते हैं। ठीक, ध्यान समझो। क्या करेंगे, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये यहाँ आप स्केल रखिएगा, पतले रखिएगा, ठक 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 इसको ऐसे खींच लीजिएगा। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब ये लंब होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। वेरी गुड। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से होके गई, कहाँ पे गई है, परिध पे गई है, केंद्र से परिध पर लाइन खींची जाएगी तो हमेशा उस पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और लंब होने की कंडीशन यही तो थी ना कि इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो नॉर्मल होगी, तभी तो अविलंब होगी। अविलंब होने की कंडीशन क्या थी कि जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक, अब 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होके गई। आपने थ्योरम पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा आगे कि केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा क्या होता है, परिध पे लंब होती है, परिध पे एक पॉइंट पे, परिध पे नहीं है, नहीं तो सोचो परिध पे लंब होती, परिध के एक पॉइंट पे। क्यों एक पॉइंट कह रहा हूं मैं, क्यों एक पॉइंट कह रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ये जो एक लाइन है किसी एक पॉइंट पे तो बड़ी होगी, और वृत्त पे इसे हजार असंख्य लाइन पॉइंट होते हैं, असंख्य पॉइंट, असंख्य पॉइंट, पता नहीं कितने पॉइंट होते हैं, असंख्य। कल आपको एक काम करना है, कल हमको वृत्त की परिभाषा बतानी है, ठीक है। कल आपको वृत्त की कल नहीं, आज ही जैसे वीडियो देखिएगा, सबसे पहले सारे लोग, जितना लोग वीडियो देखेंगे सबसे पहले काम करेंगे कि हमको वृत्त का परिभाषा बताइए। व्हाट इज सर्कल, सबसे पहले ये बताइएगा। इससे पहले हमने पूछा था कि वृत्त और स्फीयर में अंतर क्या होता है, हम आज पूछ रहे हैं कि वृत्त की परिभाषा बताइएगा। तभी ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ वही वो समझ में आएगा, कि जो पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ ना, तब वो समझ में आएगा। आप बताइएगा कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, किताब वाली मत बताइएगा, नहीं तो किताब से देख के छाप डालो उसको, है ना, नहीं, किताब वाली नहीं, अपने हिसाब से आप सोच के कितना सोच सकते हो कि वृत्त की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वृत्त की परिभाषा, है ना। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल हो गया ना, परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंस रे हो गया ना, आई वक्त नहीं हुआ, बताओ, हो गया, गुड, ये आई हो गया। और दूसरा चीज हमने कहा था कि प्रकाश का परावर्तन होगा तो सबसे पहले आपतित किरण, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी नॉर्मल, दूसरी बात क्या होगी, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अविलंब। तो दूसरी बात भी आपके पास आ गई, क्या हो गई, नॉर्मल आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, आई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई फॉर इंसिडेंस एंगल, क्लियर, क्लियर हो कि नहीं हुआ, हाँ गुड। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, जितना आई इधर, जितना एंगल इधर बना रहा है, जितना एंगल ये इधर बना, यहाँ से यहाँ तक बना रहा, उतना ही इधर बना दो ऐसे, यहाँ से लाने से खींच ले जाओ, समझ लो, ध्यान समझा नहीं समझाते, समझाते देखो। ये होगा आपका आई, क्यों, इंसिडेंस, उसके आपने नॉर्मल कर दिया, फिर यहाँ आई बना दिया, उसके बाद हमने कहा जितना एंगल इधर बना उतने उठा के इधर इसी को ट्रेस किया ना आपने, जब कला वाला पढ़ते थे, आर्ट पढ़ते थे, ट्रेस करना सिखाया जाता ना आपको, कि ऐसे मोड़ो, ऐसे कर दे, ओवरलैप कर दे ना, फिर उधर डट 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 करके आपने बनाया है, मैं जानता हूँ चीटिंग करना तो आपको अच्छे से आता है ना, हाँ गुड। देखो तो क्या हो गया बेटा, ये आर हो गया, क्या हो गया, ये आर हो गया, आई ये था, आर हो गया। अब कभी अच्छा, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, कभी कभी देखिए कि फिजिक्स में लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खींचा उन्होंने, ऐसे खींचा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ बना, मैंने कहा कि अभी आगे मैं बात करूंगा कि ऐसे खींचूंगा, ये लाइन लेके आऊंगा, फिर ये इधर लेके आऊंगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठेगा कि सर आपको कैसे पता ये लाइन इधर ही आएगी, कैसे पता आपको, है ना, आप सोचेंगे ना भाई, फिर दूसरा फिगर में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, इधर करूंगा, फिर इसको ऐसे करूंगा, ऐसे चली जाएगी, तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर आपको कैसे पता कि ये इधर जा रही है। आप सोचिएगा कि अभी तो सर आप कह रहे थे कि हम आपको फिजिक्स में कुछ याद नहीं कराएंगे, और आप ये सब आपको तो याद कैसे, भाई कैसे पता, क्या मैं याद करूँ कि इधर जाएगा, इधर नहीं, याद कुछ नहीं करना, फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना बेटा, फिजिक्स में आपको एक चीज़ भी याद नहीं करना, बस खाली कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि सबसे पहले इंसिडेंस रे, उसके बाद नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा है, फिर उतने एंगल नॉर्मल के अपोजिट साइड में बना दो, जैसे यहाँ होता है, याद करिए, जैसे इंसिडेंस रे यहाँ आपने नॉर्मल बनाया, आई बना दे, जितना एंगल इधर बन रहा उतना एंगल हमने जितना इधर बन रहा उतना हमने इधर बनाया और इसे खींच दिया, ये हो गया आई और ये हो गया आर, याद है कि नहीं है, आया ना, हाँ। तब
इसीलिए हमको पता चला कि अगर ये ऐसे आ रही है तो किधर से जाएगी, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी। गुड, वेरी गुड, क्लियर। दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान से समझिएगा, इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यही फिगर मैं बार बार रिपीट करूंगा पूरे में, बस खाली बस इतना तो समझाऊंगा नहीं अब, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। आपको समझना है, ये सब लाइन में ड्रा नहीं करूंगा। अच्छा, ये तो मैंने कहा था डॉटेड लाइन आपको अपने दिमाग में सोचना था, ये हमने बताया है, ये वाला ये डॉटेड लाइन है, ये आपके अपने दिमाग में सोचना था, है ना, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि ये ऐसे क्यों चली गई। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको इतना बनाना पड़ा। ठीक है, हम इसको इरेज कर सकते हैं, कर दे रहे, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया? ठीक है, इरेज करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से बताइए। ठीक है, वो हम इरेज कर देते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया, इसको हमने इरेज कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। बट वेरी गुड। अब ध्यान समझो दूसरी बात, एक ऐसे करते हैं हम, एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे जितना बड़ा जितना डिस्टेंस है तब उतना करता हूँ, ऐसे करते हैं। ध्यान समझिए, अब बताइए ये लाइन किधर जाएगी, बताइए, ध्यान समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए कि ये जो लाइन आई है ये किधर जाएगी बेटा, इधर आएगी? बताइए आएगी क्या, आएगी कि नहीं आएगी? बताइए किधर किधर जाएगी, ऐसे जाएगी कि ये ऐसे जाएगी? बताइए। और ऐसे अगर आपका आंसर आपने दिमाग, क्योंकि किताब तो देखा ही आपने, आपके पास किताब है, तो आपने सोच लिया होगा कि ये लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे जाएगी तो क्यों जाएगी, क्यों जाएगी ऐसे? इसलिए जाएगी क्योंकि फिर वही बात करेंगे, सेंटर आपका यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, टकरा यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे हम लाइन खींचे अपने दिमाग में, ये आ गए यहाँ, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा आई एंगल बन रहा है, उतने एंगल आप इधर बना दीजिएगा, ऐसे चली जाएगी, ठीक, समझ लो ना, जितना एंगल इधर बना उतना एंगल आपने बनाया तो कैसे चली गई, ऐसे चली गई। कोई समस्या नहीं। इसको मैं यहाँ तक खींचता हूँ, आगे तो कहीं भी खींच सकते हो क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिमिटेड खींचता हूँ, ठीक है, फिगर खराब हो जाएगा इसलिए हम इसको लिमिटेड खींचते हैं, ठीक बेटा। अच्छा, हमने कहा ना ये अभी आपको केवल समझाने के लिए बताया था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ पे इरेज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इरेज कर दिया। ये I1 था, ये I2 हो गया, ठीक। ये R1 था तो ये R1 था तो ये R2 हो गया। कोई समस्या नहीं, समस्या है कोई समस्या क्या? नहीं, आप समझे बेटा ध्यान। अच्छा, एक चीज आपको समझ में, फिर यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी पुरानी चीजें, जितना फिजिक्स में आगे पढ़ाऊंगा सारा पुरानी चीजें आती रहेंगी। देखो ये कर्व है ना बेटा, रेगुलर प्लेन तो है नहीं, रेगुलर प्लेन है क्या? नहीं। ध्यान रखियो, ये आपतित किरण तो समांतर है, इंसिडेंस रे तो समांतर है, इंसिडेंस रे तो समांतर है। क्या परावर्तित किरण समांतर जा रही है क्या? नहीं जा रही है। परावर्तित किरण समांतर नहीं जा रही है। अगर समांतर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ये कर्व है। अभी हमसे पहले बताया था, इसमें क्या हो रहा है, कर्व में हमेशा कर्व मतलब चाहे हो गया आपका उत्तल दर्पण, चाहे हो गया आपका अवतल दर्पण, उसमें हमेशा क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन के कारण ही क्या होता है, ये आपतित किरण सारी परावर्तित यहाँ जाके एक दूसरे का नहीं काट रही, किसके कारण काट रही है? क्योंकि ये एक प्रकार से कर्व मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अनियमित परावर्तन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐसे कर दिया हमने, खींच दिया, ऐसे खींच दिया तो आपको इतना तो पता ही चल गया होगा ना कि ये इधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी। फिर हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे गई, ठीक। इसको हमने I1 I2, इसको हमने I3 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, I4 कह दिया, वेरी गुड। इसको R1 हमने कहा, इसको R2 कह दिया, इसको हमने I3 था इसलिए इस वाली रे क्या हो गई, R3 हो गई। ये I4 था इसलिए इधर क्या चला गया, R4 चला गया। क्या चला गया, R4 चला गया, वेरी गुड। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना। अब समझो फोकस क्या है, फोकस का क्या है। अगर हम परिभाषा देना चाहें तो फोकस की परिभाषा कैसे, याद नहीं करना, मैं यही कैसे बताऊँ परिभाषा। क्या परिभाषा, यदि आपतित किरण मतलब आपतित किरण किसी गोले से, लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही ना सारी किरणें, ये भी सब मुख्य अक्ष के समांतर है नहीं। किसी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण के टकराने के बाद जिस पॉइंट से होके जाती है, जिस पॉइंट पे किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को
प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फिर से समझ में नहीं आएगा आपको, एक बार में तो याद हुआ नहीं, फिर से हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं बेटा, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक, ये क्या है बेटा, डिफरेंट कलर का जो मार्कर नहीं है, जो आपको और अच्छे से बना के दिखाता है ना। ये क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। हम कहेंगे किसी गोलीय दर्पण में, अब गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष होता है। किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट में मिलती हैं, किससे मिलती हैं, इसी प्रिंसिपल एक्सिस से मिलती हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। ठीक, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटते हैं, जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। वेरी गुड, फोकस पॉइंट है, पॉइंट। समझ में आया नहीं, समझ में, ईमानदारी से बताइएगा एकदम, है ना, एकदम टू बी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट होके बताइएगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, है ना। समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, वहाँ पे मैं फिर से बता दूँगा। ठीक है, डेफिनेशन लर्न करने में कोई समस्या नहीं। आप किताब से कुछ लर्न नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी। किताब से आपको, बुक से कुछ भी नहीं लर्न करना, क्योंकि बुक की लैंग्वेज लिखी है। ठीक है ना, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ उस लैंग्वेज में डेफिनेशन लर्न करना सिखाऊंगा। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करना, किताब से कुछ भी नहीं याद करना। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आगे आगे फिगर बना के घूमते हैं। अरे काहे बना रहे हो भैया, मैं समझाऊंगा ना इसको। जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए, उसके आगे मत कूदो, है ना। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, उससे जितना जहाँ तक पढ़ा दिया उससे पीछे की चीज़ें सब आनी चाहिए। आगे आए चाहे ना आए, आगे मैं नहीं कहता कि आगे किताब पढ़िए, लेकिन पीछे जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसके पीछे की सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। ओके, ठीक है, इधर तो समझ में आ गया, इसमें समझ में आ गया। ये आपका कॉन्केव मिरर, क्या बेटा, कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, इसमें तो समझ में आ गया। अब आपको किसमें पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ना है। किसमें बेटा, कॉन्वेक्स। ये थोड़ा सा और आसान है, ये थोड़ा सा और आसान है। कैसे समझाते हैं आपको, इरेज कर दें उसको। ठीक है, इसका फिगर बना लीजिएगा जैसे समझाया वैसे। देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। ये क्या है आपका, आपतित किरण है एक। चलो मैं ये भी बना ले रहा हूँ, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण। वेरी गुड। इस पे हमको विलंब खींचना है, इस पर विलंब खींचना है। खींच के दिखाओ, खींचो, खींच के दिखाओ इसका विलंब, खींच के दिखाओ, कहाँ से खींचिएगा। खींच दूँ मैं ऐसे, खींच दूँ, खींच दिया विलंब, हो गया विलंब, खींच दूँ, हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर मैं खींच दूँ ऐसे तो अभी आप फिर हमको कहोगे सर आप कैसे खींच दिए। अभी आप तो बताते कहाँ से होना चाहिए, सी से होना चाहिए। क्यों सी से होना चाहिए, क्योंकि सी से जाएगा तभी तो इस पॉइंट पर लंब होगा, तभी तो होगा ना। तो हम यहाँ से नॉर्मल नहीं खींचेंगे। नॉर्मल हमेशा अगर स्फेरिकल मिरर में खींचना है बेटा तो क्या करेंगे, आपके दिमाग में 2 पॉइंट होना चाहिए। कौन कौन सा, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा चीज क्या होता है कि जहाँ पे टकरा रही है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इन दोनों को ही मिला देना। आपके पास स्केल होगा ना, स्केल होगा, इसको रूलर बोलते हैं। स्केल होगा, स्केल मतलब पट्टी, है ना। ऐसे इसको ऐसे 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 मिला दीजिए, मिला दिया। अच्छा, इसको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। इस चक्कर में इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंस रे तो इधर ही है ना, इधर तो प्लास्टर हुआ है उसका, क्या उधर ले जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो इसलिए आपको थोड़ा आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। आप ध्यान से, अगर ये आई हो गया बेटा, क्या हो गया, आई हो गया, तो इसको इधर पलट दो, ऐसे पलट दो, तो कहाँ से जाएगा ये, ऐसे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, समझ में आया ना, वेरी गुड। ऐसे चला गया, तो ये क्या हो गया बेटा, आर हो गया। अब समझो बात, क्लियर। एक बात समझिए, ये तो यहीं से टकरा के वापस गई, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं पीछे से टकरा के वापस आ रही है। ऐसे 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 करके पीछे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे। कोई समस्या नहीं, बोलो। अब देखो, इसको इरेज कर दिया हमने। ये तो समझाने के लिए बताया था ना हमने, नॉर्मल समझाने के लिए बताया था, नहीं बताया था। मैंने कहा था नॉर्मल समझना है आपको। अब देखो, अच्छा यहाँ बिना मैं नॉर्मल खींचे खींच सकता हूँ,
पढ़ा है ना आपने ऊपर, वैसे खींच देता हूँ। कैसे, देखिए ये कैसे जाएगा बेटा, ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। इसको हमने पीछे में लगाया, पीछे खींचा, ऐसे 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 इस पॉइंट में मिली, ऐसे 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 खींचा, इस पॉइंट में मिली। ठीक, क्लियर। दूसरा चीज ये किया हमने, फिर ये ऐसे कर, ऐसे चली जाएगी, इसको ऐसे चली जाएगी। ठीक, ध्यान से, ये आपका I1 है, ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3, दिस इज I4। ओके, I1 वाली पे कहाँ गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, दैट मींस इट विल बी R1। ये क्या होगा, R1 होगा। I2 वाली कहाँ है, सॉरी सॉरी सॉरी, I1 वाली ये गई, दिस इज I1 और दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। R मतलब रिफ्लेक्शन, R मतलब रिफ्लेक्टेड रे, R1 मतलब पहली वाली, R2 मतलब दूसरी वाली, R3 मतलब तीसरी वाली, R4 मतलब चौथी वाली। ठीक, आप समझे इसमें, ध्यान से समझना। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, कैसे देंगे इसकी परिभाषा, तो आपको समझ में आएगी। ये फिगर समझ में आएगी, नहीं समझ में आया, फिगर समझ में आएगी, नहीं समझ में, ये फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन ये फिगर समझ में आना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस फिगर के बिना आगे आपको समझ नहीं आएगा। आधी फिजिक्स अब आपकी जो बची फिजिक्स है ये इस फिगर से समझ में आएगी, आधी बची फिजिक्स इस फिगर से समझ में आएगी। तो अगर आपको पूरी फिजिक्स समझनी है तो ये फिगर तो समझ में आ ही गया होगा आपको, मतलब आधी फिजिक्स समझ में आ गई। लेकिन अगर ये फिगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं फिर से बना दूंगा, तो आपको पूरी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा। गुड, देखो अगर किसी परिभाषा बतानी है, ये तो किसमें हो गया, फोकस हो गया, अवतल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, देखो उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में आप जब किरण प्रकाश सॉरी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तथा टकराने के बाद जिस पॉइंट से आती है, जिस पॉइंट से देखो समझो, फिर समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा, हमने कहा कि एक आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी आपतित किरण, ध्यान समझो। उत्तल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, मतलब आने वाली आपतित किरणें उत्तल दर्पण से टकराती हैं। टकराने के बाद जिस पॉइंट से वापस जाते प्रतीत होती है, जिस पॉइंट से वापस, आपको लग रहा है कि ये इस पॉइंट से वापस जा रही है, आपको लग रहा है कि ये इस पॉइंट से वापस जा रही है, आपको लग रहा है ये इस पॉइंट से वापस जा रही है ना, जिस पॉइंट से वापस आते प्रतीत होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। ध्यान समझिए। अब एक चीज समझो, कल हमने बताया था आपको, क्या बताया था, हमने बताया था कि इमेज कितने प्रकार के, अच्छी इमेज और एक खराब इमेज, ये बताया था क्या हमने, है डिवाइस किया आपने, ये नहीं बताया था हमने कहा था एक होता है कि रियल इमेज, एक होता है इमेजिनरी इमेज, है ना, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। हमने क्या कहा था, इसमें बताओ वास्तविक बनेगा इमेज कि काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक की काल्पनिक, इसमें बेटा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्यों, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे आके मिल रही होंगी, यहाँ पे आके मिल रही है, लेकिन इसमें वास्तव में मिल रही है ना, तो इसमें क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें हमेशा ही वास्तविक बने, ऐसा बात जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा ही वास्तविक बने, लेकिन इसमें जरूरी है कि इसमें हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। इसमें कुछ भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, काल्पनिक भी बन सकता है, ठीक है ना, कुछ भी उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, लेकिन इसमें जरूरी है कि काल्पनिक बनेगा। अब काल्पनिक के साथ याद रखिए, ये सब चीजें याद रखिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, काल्पनिक बनेगा तो 100% श्योर है वो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक अगर प्रतिबिंब होगा तो वो डैम श्योर है कि क्या बनेगा बेटा, वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो सामने मेरा सर ऊपर की तरफ था, इसका मतलब सर ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन इसमें कभी सर नीचे की तरफ हो जाएगा, कभी सर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कभी आप अपने आप को चम्मच में देखिएगा, चम्मच है ना घर में आपके, जब आप खाना वाना खाने लगते हैं तो कभी अपने आप को चम्मच में देखिएगा, चम्मच में देखिए, कभी आप यहाँ लेके आइए तो आप देखिए कि आपका चेहरा उल्टा हो गया, बड़ा हो गया, फिर आप देखिएगा चेहरा छोटा हो गया, सीधा हो गया, ऐसे करके, है ना, चम्मच में देखिएगा, फिर हमको बताइएगा, है ना। ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है, इतना आज के लिए, थैंक यू।